गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गोदवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी लॉ आपका फर्स्ट पेपर है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप सब, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में कंपनी लॉ आपका फर्स्ट पेपर है। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर देने जा रही हूँ मैं, और आपको बताने जा रही हूँ कि आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दो पेपर चलते हैं, एक तो कंपनी लॉ और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट है कंपनी लॉ, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम आज कंपनी लॉ के बारे में जानेंगे। कंपनी लॉ पेपर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कंपनीज एक्ट एंड इंट्रोडक्शन। तो आज का पहला लेक्चर है इसके बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में हम जानेंगे कि 2013 कंपनी अधिनियम क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी अधिनियम 2013 है। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम की धारा 282 लागू कर दी गई। अधिनियम 2013 में 470 धारा हैं तथा 7 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 658 धाराएं एवं 15 अनुसूचियाँ दी गई थी। कंपनी अधिनियम जो है, इसके उद्देश्यों में आता है कि कंपनी के निर्माण एवं प्रबंधन में सरलता द्वारा उद्यमिताओं को प्रोत्साहन कर अर्थव्यवस्था का विकास करना है और जवाबदेही को प्रोत्साहन करना है। कपट प्रावधानों का उल्लंघन आदि की दशा में कठोर दंड की प्रावधान है और शासन और निगमित सामाजिक दायित्व पर बल है और विवादों से शीघ्र निपटाने की व्यवस्था है। तो ये इसके उद्देश्य हैं कि कंपनी का क्या काम है। तो इन सब उद्देश्यों द्वारा कंपनी एक अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करती है। अब हम यहाँ आते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी का जो शब्द है, इस शब्द का जो उत्पत्ति जो हुई है वो कंपनी का जो कह सकते हैं कि कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति 2 लैटिन शब्द प्रथम कॉम प्लस एनिस से बना है, जिसका अर्थ साथ साथ तथा रोटी है। वस्तुतः प्रारंभ से कंपनी एक ऐसी व्यक्ति के समूह को कहा जाता है जो खाने के लिए एकत्रित हुई है ना। प्राचीन काल में व्यापारी वर्ग के लोग सामूहिक भोजन आदि के कार्यक्रम में व्यावसायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने का अच्छा अवसर समझते थे। कंपनी शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के समूह या संगठन के लिए होने लगा है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए हैं। तो कंपनी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए पहले हम कंपनी की परिभाषाओं को समझेंगे, जो 2 भागों में बांटी गई है। कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा, दूसरा विद्वानों तथा विद्वेताओं द्वारा दी गई परिभाषा। तो इन दोनों परिभाषाओं हम कंपनी का अर्थ समझेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहला ले रहे हैं कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो दी गई परिभाषा है वो इस प्रकार है। धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का अंश एक ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम या पूर्व में किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा से कंपनी का ना तो अर्थ स्पष्ट होता है, ना ही इसके स्वरूप को पहचाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के लक्षणों का अनुमान लगाना भी कठिन है। अतः कंपनी शब्द का अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों और द्वारा दी गई परिभाषा द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। जैसे विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। कंपनी का आशय, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कुछ विशिष्ट निर्धारित उद्देश्यों के लिए होता है, प्रोफेसर हैन कहते हैं। दूसरा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व एवं स्थायी अस्तित्व होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। डॉक्टर विलियम्स आर स्प्रिंगल के अनुसार ये है। तो ये दोनों परिभाषाएं से ये निकल के आता है कि कंपनी का जो है, इसमें एक और परिभाषा हम ले लेते हैं। कंपनी का आशय कई व्यक्तियों के ऐसे संघ से है
जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर कोई अन्य संपत्ति या संयुक्त कोष में अंश दान करते हैं तथा जिसका उपयोग किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। ये अमेरिकन मार्शल जैक्स के अनुसार दी गई परिभाषा है। अब हम इसके जो बारे में बताते हैं कि संयुक्त संघ वाली कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य अमूर्त है, जिसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि से मात्र कानून की कृत होने के कारण इसको केवल वही तत्व है जो इसे निर्मित करने वाला विधान प्रदान करता है अथवा जो इसे अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषता व्यक्तित्व है कि जिसके कारण वे निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह अपरिवर्तनीय माना जाता है। वह एक व्यक्ति की भांति कार्य करती है। तो ये कंपनी की विशेषता जो मैंने आज आपको समझाई, इसकी डेफिनेशन है जो आप देखिएगा। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कंपनी का इन परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सम्मिलित कुछ विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य के लिए होता है। मतलब कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है, जो ऐसी बॉडी है जो मतलब किसी विशेष काम के लिए उसे बनाया जाता है, उसके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो कोई भी संस्था जब काम करती है तो एक आर्टिफिशियल बॉडी के रूप में वो काम करती है, लेकिन उसके पीछे करने वाले लोग होते हैं, तो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में उसे कहा जाता है। अब इसका हम निष्कर्ष लेंगे कि इन परिभाषाओं को जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये कहता है कि कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति से है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं उत्तराधिकार होता है। साधारणतः ऐसी कंपनी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है और जिसकी एक सारमुद्रा होती है। तो ये इसकी परिभाषा निकल के सामने आ रही है कि कंपनी अधिनियम क्या है, कंपनी अधिनियम की परिभाषा क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इससे पहले इसमें कंपनी अधिनियम जो 2013 आया है, इसमें चेंजेस आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। इससे पहले जो कंपनी अधिनियम चल रहा था उसमें कुछ बदलाव लेकर, कुछ नया रूप लेकर 2013 से लागू किया गया है। तो आप इसकी जो लेटेस्ट बुक है वही खरीद दीजिएगा, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 लिखा हुआ है। और इसकी जो उद्देश्य भी मैंने आपको समझाया कि किस उद्देश्य से इस कंपनी का निर्माण किया जाता है। जैसे कंपनी के निर्माण एवं प्रबंधन में सरलता द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है। दूसरा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को प्रोत्साहन करना होता है। तीसरा, कपट प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में कठोर दंड का प्रावधान होता है। चौथा, निगमित शासन एवं निगमित सामाजिक दायित्व पर बल दिया जाता है। पांचवा, लंबित विवादों से शीघ्र निपटने की व्यवस्था होती है। तो ये जो 5 पॉइंट है कंपनी अधिनियम के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि कंपनी का निर्माण क्यों किया जा रहा है, कंपनी एक्ट क्यों बनाया जा रहा है। कंपनियां अपने भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अधिनियम सरकार ने बनाए हैं, भारत सरकार ने बनाए हैं, जो भारतीय कंपनी अधिनियम कहलाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम कहलाता है बच्चों। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की जो एक्ट है 1956 है, ये 1956 का अधिनियम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास की तीव्र गति से गतिमान करने एवं उसे निरंतर बनाए रखने की दृष्टि से ये अनुभव किया गया है कि स्वतंत्र भारत में एक विस्तृत कंपनी विद्वान की आवश्यकता है। ऐसे अधिनियम के निर्माण के प्रयासों में श्री गणेश 1950 से ही कर दिया गया है। इस हेतु केंद्र सरकार ने श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1952 में प्रस्तुत की। इन समितियों के आधार पर 2 सितंबर 1953 की संसद में एक कंपनी विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक को मई 1954 में एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया। 1955 में संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया। सितंबर 1955 में ये बिल संसद ने स्वीकार किया,
जिस पर कुछ विशेष संशोधन के पश्चात नवंबर 1955 में राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर 18 जनवरी 1956 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। 1 अप्रैल 1956 में भारत में कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 1 अप्रैल 1956 से लागू था, जिसके अनेक प्रकार में संशोधन एवं परिवर्तन किए गए। इसके स्थान पर अब नए अधिनियम की आवश्यकता गंभीर से सन 97 से ही अनुभव की जा रही थी। इससे हेतु 97 में एक नया अधिनियम राज्यसभा में प्रेरित करने हेतु रखा गया। संसद द्वारा 98, 99, 2000, 2001, 2003 में कंपनी संशोधन विधेयक पारित कर आवश्यक परिवर्तन किए गए। 1 अप्रैल 2003 में लागू कंपनी अधिनियम 2002 में कंपनी विधानमंडल की शक्तियों को समाप्त कर राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। इस विधान मंडल न्यायालय से संबंधित विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। 27 अक्टूबर 2008 को सरकार ने नया कंपनी बिल 2008 संसद में प्रस्तुत किया। 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा द्वारा, 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा द्वारा कंपनी बिल 2013 पास कर दिया गया। 29 अगस्त 2013 संसद में इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई और ये अधिनियम 12 सितंबर 2013 को कुछ धाराओं को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू किया गया। जो लास्ट इसमें परिवर्तन किया गया वो 2013 है और ये अधिनियम 12 सितंबर 2013 से कुछ धाराओं को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। तो कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य बातें मैंने आपको बताई। अब इसकी जो मुख्य विशेषता हैं हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपने बुक के अंदर कंपनी अधिनियम जरूर पढ़िएगा, कंपनी के बारे में जानिएगा का कंपनी क्या है इस चैप्टर को आप अपने बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर को पढ़िएगा। जो भी आपको समझ में आएगा उसको समझिएगा और ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो बच्चों, मैंने इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, स्टडी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।